first chapter is How I Taught My Grandmother to Read. This chapter is written by Sudha Murthy. Let's start that how she taught her grandmother to read. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning papers only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines, and the post. तो लेखिका यहाँ पर कहती हैं कि जब मैं 12 साल की थी तब मैं नॉर्थ कर्नाटका के गांव में हम लोग रहते थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। और उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था, आवाजाही का जो साधन थे वो बहुत कम थे और बहुत अच्छे ना होने की वजह से हमारे जो सुबह के पेपर्स होते थे, न्यूज़पेपर, जो कि आपको सुबह 6 बजे 5:30 बजे शहरों में मिल जाते हैं, वो पेपर्स इनको दोपहर में मिलते थे। और जो वीकली मैगजीन्स आती थी वो एक दिन लेट आती थी। ऑल्दो आज हम इन चीज़ों को काफ़ी भूल चुके हैं। आज ना ही हमें न्यूज़पेपर का इंतज़ार होता है, ना ही मैगजीन्स का, क्योंकि हमारे पास सब कुछ ऑनलाइन मटेरियल रहता है। आप गूगल पे क्लिक करते हैं, तुरंत आपको सारी खबरें, न्यूज़, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन पहले समय में ये चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा महत्व होता था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता था। तो लोग वेट करते थे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को पढ़ने का। लेकिन इनके गाँव में जो मैगजीन पहुँचती थी वो एक दिन लेट पहुँचती थी। और बस की बात की जाए तो लेखिका कह रही है कि हम बड़े ईगरली, बहुत ही उत्सुकता से वेट करते थे उस बस का जिसके अंदर न्यूज़पेपर्स और वीकली मैगजीन्स आती थी, क्योंकि वो सब चीज़ें शहर से गांव बसों के द्वारा ही भेजे जाती थी। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। उस समय के बहुत ही एक फेमस राइटर के बारे में कहा गया जो कि कन्नड़ भाषा में लिखते थे, उनका नाम था त्रिवेणी। She was a wonderful writer. Her style was easy to read and very convincing. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. Unfortunately for Kannada literature, she died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. तो त्रिवेणी की बात जो की गई है वो एक महिला लेखिका थी। तो इनके द्वारा जो लिखी गई किताबें होती थी वो बहुत ही खूबसूरत होती थी, यानी कि बहुत ही अच्छी किताबें लिखती थी। और इनका जो स्टाइल था लिखने का वो इतना बढ़िया था कि हमारी जो दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं होती हैं, जो ऑर्डिनरी लोगों के जीवन में आती हैं, उन समस्याओं के बारे में ये लिखती थी। और एक इनकी जो मृत्यु थी वो काफ़ी यंग एज में हो गई थी। और आज लगभग इनकी मृत्यु को 40 साल हो चुके हैं। जब लेखिका ये लिख रही थी चैप्टर तब की बात की जा रही है, नॉट टुडे एज आई एम टीचिंग यू। 40 साल बाद तक भी लोग इनके द्वारा लिखी गई नॉवेल्स को अप्रिशिएट करते थे, इनके द्वारा लिखी गई नॉवेल्स को पढ़ते थे। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे was appearing as a serial in the Kannada weekly Karamavira then. It is a story of an old lady and her ardent desire to go to Kashi or Varanasi. Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate punya. This old lady, also believed in this, and her struggle to go there was described in that novel. In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there is no money for the wedding. In the end, old lady, gives away all her savings without going to Kashi. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. तो लेखिका जो थी सुधा मूर्ति, जो इस पाठ की लेखिका हैं, वो बताती हैं कि जो त्रिवेणी थी, जिस नॉवल राइटर के बारे में उन्होंने बताया है, उनके द्वारा लिखी गई जो नॉवेल्स थी उनमें एक नॉवल का नाम था काशी यात्रे। काशी यात्रे जो थी ये उनके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्रसिद्ध नॉवेल थी, जिसको कन्नड़ भाषा में वीकली, जो हफ्ते में एक बार निकलने वाली जो मैगजीन्स रहती हैं, उनमें से नाम दिया गया करमवीरा नामक मैगजीन जो थी, उसके अंदर उसको एपिसोड के हिसाब से, जैसे हम सीरियल्स देखते हैं ना टेलीविज़न के अंदर, हर 30 मिनट का एक सीरियल होता है, वैसे हर वीक उसका एक एपिसोड उसमें छापा जाता था जिसको लोग पढ़ते थे। ये जो कहानी है काशी यात्रा में, ये एक बुज़ुर्ग महिला की कहानी है जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, बहुत ही ज़्यादा एक दृढ़ उसका संकल्प है कि वो काशी या फिर वाराणसी
दर्शन करके आए, क्योंकि हिंदू जो है वो बिलीव करते हैं कि काशी में जब आप लॉर्ड विश्वेश्वरा के दर्शन करते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य मिलता है। और ये जो महिला थी, इस कहानी के अंदर जो नॉवल जो लिखा था, उस नॉवल के अंदर इनके बारे में बताया गया है कि इन्होंने क्या स्ट्रगल किया, कैसे मुश्किलों से ये वहाँ जाने के लिए अपना पैसा जुटा पाती हैं और कैसे वहाँ पर जाने के लिए पूरे अपने संकल्प को पूरा करना चाहती हैं। लेकिन इसी नॉवल के अंदर दूसरी और एक और बच्ची के बारे में बताया गया है जो ऑर्फन गर्ल है, यंग, एक बहुत ही यंग लड़की है जो ऑर्फन है, मतलब अनाथ लड़की है। उस लड़की को एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है, लेकिन उसके पास पैसा न होने की वजह से उसकी शादी उससे नहीं हो पाती है। तो नॉवल के अंदर ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि वो महिला जिसने पैसा इकट्ठा किया होता है काशी जाने के लिए, वो महिला ओल्ड लेडी जो है वो अपना सारा पैसा काशी जाने के बजाय इस बच्ची के विवाह में खर्च कर देती है। और वो कहती है कि इस ऑर्फन लड़की की जो खुशी है वो मेरे काशी जाकर दर्शन करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। माई ग्रैंड मदर Kristaka never went to school, so she could not read. Every Wednesday, the magazine would come and I would read the next episode of the story to her. तो जो ये नॉवल के बारे में लिखा गया है काशी यात्रे, इस नॉवल के अंदर जो कहानी थी वो तो हमने एक बार में यहाँ पर पढ़ के देख ली कि क्या था उसके अंदर, लेकिन जो हर वीकली, हर बुधवार को जो ये कर्मवीरा नामक जो मैगजीन के अंदर ये कहानी छपती थी, उस कहानी को गांव भर के लोग, पूरे कर्नाटका के लोग इवन जो थे वो पढ़कर उसको, मतलब अगले एपिसोड को जानने की बड़ी उत्सुकता रखते थे। जैसे आज हमारे टीवी सीरियल्स के अंदर कैसे हमें शौक होता है कि बहुत उत्सुकता होती है कि अगले एपिसोड में क्या होगा, तो उसी प्रकार उनको भी उत्सुकता होती थी कि अगले एपिसोड में क्या होगा। तो सुधा मूर्ति जो है, उनकी ग्रैंड मदर जो थी, जिनका नाम यहाँ पर बताया गया कृष्टका, कृष्टका जो थी वो कभी स्कूल नहीं गई थी, यानी कि सुधा मूर्ति की दादी जो थी, और उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो जब हर बुधवार को मैगजीन उनके गांव पहुंचती थी तो सुधा जो थी, सुधा मूर्ति, वो उनको वो अगले एपिसोड की कहानी पढ़कर सुनाती थी। During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. Later, she could repeat the entire text by heart. My grandmother too never went to Kashi, so she identified herself with the novel's protagonist. More than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. इस नॉवल की जो मुख्य पात्र है, जो बूढ़ी महिला जो काशी जाना चाहती है, उसकी तरह ही लेखिका यानी कि जो सुधा मूर्ति है, उनकी जो दादी है वो भी कभी काशी नहीं गई है। लेकिन जब ये नॉवल आता था, जब ये कहानी आती थी, जो उसमें कर्मवीरा नामक वो मैगजीन में छपती थी, उसके हर एपिसोड को बड़ी कंसंट्रेशन से सुनती थी और सब कुछ भूल जाती थी जब वो उसको सुनती थी। और कहीं ना कहीं दादी जो थी लेखिका की, ये सुधा मूर्ति की दादी जो थी, वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस बूढ़ी महिला से कंपेयर करती थी, यानी उस बूढ़ी महिला में सुधा मूर्ति की दादी को अपना अक्स दिखाई देता था और वो बड़ी उत्सुकता से अगले एपिसोड का वेट करती थी। After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. She would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much of debate of the story. दादी जो थी लेखिका की, वो हर बार जब भी उनको ये इसका नया एपिसोड सुनने को मिलता था सीरियल का, ये जो काशी यात्रा था, वो हर बार ऐसा करने के बाद दूसरी महिलाओं के साथ वो मंदिर के प्रांगण में मिलती थी और वहाँ पर बैठकर ये डिस्कस करते थे, इसके बारे में डिबेट होता था इसके ऊपर कि भाई इस एपिसोड में क्या हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में अलग लोगों के विचार जो थे, महिलाएं सब अपने अपने विचार रखती थी। यहीं पर सुधा मूर्ति अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए, छुपन छुपाई खेलने के लिए भी एकत्रित होती थी। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. We children enjoyed ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. I went for a couple of days but ended up staying there for a week. सुधा मूर्ति अपने जीवन की एक घटना बताती है कि एक बार ये पड़ोसी के गांव में इनके कज़िन की शादी थी, वहाँ गई, और वैसे तो ये वहाँ पर 2 ही दिन रुकने वाली थी, 1-2 दिन ही, लेकिन लगभग 1 हफ्ता ही ये वहाँ पर रुकी। और इनके जो कज़िन की वेडिंग थी, मतलब उस समय में जब हम बात कर रहे हैं जिस समय की, उस समय पे वेडिंग वगैरह होती थी, जो ये शादियाँ होती थी, एक बहुत ही बड़े इवेंट के रूप में इनको देखा जाता था। और
बच्चे वहाँ पर बहुत एंजॉय करते थे, खाना पीना सब, खेलना कूदना, बड़ा ही मज़ा आता था। और इनका जो फ्रीडम होता था इसका ये बहुत आनंद लेते थे, क्योंकि बच्चों को रोकने टोकने वाले माता पिता बिजी होते थे शादी में, और बच्चों के ऊपर कोई लगाम नहीं होती थी, इसलिए वे बहुत एंजॉय करते थे। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult of situations. What had happened, I was worried. सुधा मूर्ति जब अपने गांव वापस लौटी तो इन्होंने अपनी दादी को टीयर्स में देखा, यानी कि इनकी दादी रोती हुई प्रतीत हुई इनको। अब रोने का कारण क्या था ये पता नहीं है अभी तक, लेकिन सुधा मूर्ति काफ़ी सरप्राइज थी अपनी दादी को रोते देखकर, क्योंकि इनकी दादी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और अब तक बुरी से बुरी परिस्थिति में भी उनको कभी रोते हुए नहीं पाया गया है। ये देखकर सुधा मूर्ति काफ़ी वरिड हो गई, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। Avva, is everything fine? Are you alright? I used to call her Avva, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. सुधा मूर्ति अपनी दादी को अव्वा करके बुलाती हैं, जिसका मतलब होता है माँ कन्नड़ भाषा के अंदर। और इन्होंने अपनी दादी से पूछा क्या सब कुछ ठीक है, आप ठीक हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप क्यों रो रही हैं? She nodded but did not reply. I did not understand and forgot about it. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of the house. It was a summer night and there was full moon. Avva came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her, "What's the matter?" सुधा मूर्ति ने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप क्यों रो रही हैं, सब कुछ ठीक तो है आपके साथ? तो इस पर दादी ने सर हिलाकर ना कर दिया कि हाँ सब कुछ ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन सुधा मूर्ति इस चीज़ को समझना चाहती थी कि क्यों ऐसा हो रहा है, और वो इस बारे में भूल नहीं पाई थी कि भी मुझे अभी जानना है कि दादी ऐसा क्यों कर रही है। उस रात इन्होंने डिनर किया और फिर ये छत पर सो रहे थे। तभी गर्मी के दिन थे, पूरा चांद निकला हुआ था। तभी इनकी दादी इनके पास आई, इनके पास बैठी और इनके सर को सहलाने लगी। और सुधा मूर्ति को उस समय समझ आया कि दादी उनसे कुछ बात करना चाहती है, इसलिए उन्होंने पूछा व्हाट्स द मैटर, इनकी क्या बात है। When I was a young girl, I lost my mother. तो दादी यहाँ पर अपनी समस्या के बारे में बयान करें कि दादी कहती कि जब मैं यंग गर्ल थी, यानी कि मैं बहुत छोटी थी, तब मेरी माँ गुजर गई। There was nobody to look after and guide me. My father was a busy man. He got married again. मेरी माँ जब गुजर गई, दादी कह रही हैं, तो उस समय मुझे मेरी देखभाल करने को, मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था। मेरे पिता जो थे वो एक बहुत ही बिजी आदमी थे, यानी कि बिजनेस में जो भी काम था उनके उसमें बिजी रहते थे, और मेरे पिता ने फिर से दोबारा शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। और उन दिनों लोग जो थे लड़कियों के लिए एजुकेशन बिल्कुल भी बेहतर नहीं समझते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए सुधा मूर्ति की दादी कभी स्कूल नहीं गई। I got married very young and had children. I became very busy. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At times, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren study well. दादी बताती है कि मैं कभी स्कूल नहीं गई हूँ और काफ़ी यंग एज में ही मेरी शादी हो गई और मेरे बच्चे हो गए। इसके बाद जीवन बहुत बिजी हो गया। बाद में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी कि सुधा मूर्ति इनकी ग्रैंड चिल्ड्रन ही हुई ना, तो मेरे फिर पोते पोती हो गए। तो जिनके लिए खाना बनाना, उनको खाना खिलाना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, उनकी केयर करना। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा ही दुख रहा है कि मैं स्कूल नहीं जा पाई। लेकिन मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोतियाँ भी सब अच्छे से स्कूल में जाएं। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. One thing I knew, I loved her immensely, and there had to be some reason why she was talking to me. I looked at her face. It was unhappy, and her eyes were filled with tears. She was a good looking lady who was always smiling. Even today, I cannot forget the worried expressions on her face. I leaned forward and held her hand. लेखिका यानी कि सुधा मूर्ति लिखती हैं कि मेरी दादी की उम्र 62 ईयर्स की थी। तो इस पाठ के आधार पर देखा जाए तो इनकी दादी की उम्र 62 ईयर्स की थी और सुधा मूर्ति की उम्र उस समय 12 साल की थी। तो सुधा मूर्ति ये समझ नहीं पा रही थी कि
एक 62 साल की बूढ़ी औरत एक 12 साल की बच्ची को अपने जीवन की कहानी क्यों सुना रही है, वो भी इन द मिडिल ऑफ द नाइट, यानी कि रात के 12 बजे के करीब, यानी कि आधी रात को बोला गया था। लेकिन सुधा मूर्ति लिखती है कि मुझे अपनी दादी से बहुत प्यार था और ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी कि मेरी दादी मुझसे बात कर रही है, ज़रूर वो कुछ मुझसे चाहती थी। मैंने उनके फेस को देखा, वो बहुत ही उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो एक बहुत ही गुड लुकिंग लेडी हैं जो हमेशा ही अपने चेहरे पे एक स्माइल रखती हैं, सॉरी, अपने चेहरे पे हमेशा से उनके मतलब स्माइल रही है। और इवन टुडे, आज भी अगर बात करें, मैं उनके वरिड एक्सप्रेशन वाले फेस को भूल नहीं पा रही। मैं आगे झुकी और उनका हाथ अपने हाथ में मैंने पकड़ लिया। सुधा मूर्ति, अव्वा, डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। सुधा मूर्ति ने उनका हाथ पकड़ा और उनसे कहा, दादी आप रोइए मत, क्या बात है, मुझे बताइए, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ किसी भी तरीके से। यस आई नीड योर हेल्प, यस आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। You know, when you were away, Karambira came as usual. I opened the magazine. I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatra, and I could not understand anything that was written. Many times I rubbed my hands over the pages, wishing to understand what was written, but I knew it was not possible. If only I was educated enough, I waited eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. I even thought of going to the village and asking you to read for me. I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. I felt so very dependent and helpless. We are well off, but what use is money when I cannot be independent? तो लेखिका की जो दादी है सुधा मूर्ति की, उन्होंने कि हाँ तुम मेरी मदद कर सकती हो। तो वो अपने उन दिनों के बारे में बताती हैं जब सुधा मूर्ति वो अपने कज़िन की शादी में गई हुई थी। तो दादी बताती हैं कि जब तुम उस शादी में गई हुई थी तो उस समय करमवीरा जो मैगज़ीन है वो आई बुधवार को, और उसके अंदर जो काशी यात्रा का जो पूरा पार्ट था वो लिखा हुआ था। मैंने उस पिक्चर को भी देखा जो उसके साथ होती है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर पिक्चर भी दी जाती है कहानियों के साथ। उस पिक्चर को देखा मैंने, कई बार उन शब्दों के ऊपर, उन अक्षरों के ऊपर हाथ घुमाया, लेकिन मैं उसको कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। और मैंने तो कई बार यहाँ तक सोचा कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, यानी कि वो इतने उत्सुक थी उस कहानी को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, कि उन्होंने सुधा मूर्ति के पास, यानी कि वो जब वो कज़िन की शादी में गई थी तो वहाँ भी जाने का इन्होंने प्लान किया कि शायद मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊँ। और मैंने यहाँ तक सोचा, मुझे बड़ा एम्बरेसमेंट फील हुआ कि अगर मैं गांव के भी किसी व्यक्ति को बोलूँ इसको पढ़ने के लिए तो उसमें मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रही थी अपने आप को। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ये पैसा किस काम का जब हम इंडिपेंडेंट ही ना रह सकें। आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर, आवर कंटिन्यूड। सुधा मूर्ति को समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दें, और इनकी दादी जो थी वो कंटिन्यूसली बोलते जा रही थी। I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I'll work very hard. I'll keep Saraswati Puja day during the Sera as the deadline. That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. दादी ने कहा कि मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट, यानी कि जो कन्नड़ भाषा में क ख ग लिखा जाता है, वो मैं सीखना चाहती हूँ, और वो भी कल से ही। मैं बहुत हार्डवर्क करूँगी, और सरस्वती पूजा का जो दिन होता है, यानी कि दशहरा का जो दिन होता है, उस दिन को मैं डेडलाइन मानती हूँ कि तब तक उस दिन मैं रेडी हो जाऊँगी पढ़ लिख कर, और उस दिन मैं इस नॉवल को खुद पढ़ूँगी अपने हाथ से, और मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन अ फेस, येट आई लाफ्ड एट हर। सुधा मूर्ति ने उनके चेहरे पे जो दृढ़ संकल्प था, निश्चय था, उसको देखा, समझा, और फिर भी वो थोड़ा मुस्कुरा दी। Ava, at this age of 62, you want to learn the alphabet. All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles, and you have so much work in the kitchen. Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled. सुधा मूर्ति ने कहा, दादी आपकी उम्र 62 साल की है, और इस उम्र में आप अल्फ़ाबेट सीखेंगे। आपके बाल जो हैं वो ग्रे पड़ चुके हैं, आपके हाथों पे झुर्रियाँ आ चुकी हैं, आप चश्मा पहनती हैं, आपको किचन में बहुत सारा काम होता है, और इस उम्र में आप कैसे सीखेंगी? ये सब बातें वो चाइल्डिशली, यानी कि एक बचपने में उन्होंने
सुधा मूर्ति ने सब बातें कहीं और आगे से दादी जो थी उन्होंने बस अपने चेहरे पे एक स्माइल देखकर सुधा मूर्ति की इन बातों का जवाब दे दिया। For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I'll work harder than anybody, but I'll do it. For learning, there is no age bar. दादी ने कहा कि अच्छे काम के लिए अगर आप डिटर्मिंड हो, कोई भी अच्छे कॉज के लिए अगर आप अपना दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प कर लेते हो तो किसी भी मुसीबत को पार करना मुश्किल नहीं होता है। मैं बहुत ही हार्ड वर्क करूँगी आज से ही और मैं जल्द ही इस लैंग्वेज को सीख कर रहूँगी और वैसे भी सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। The next day onwards I started my tuition. Ava was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write and recite. I was her only teacher and she was my first student. Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. अगले ही दिन से हमने ट्यूशन शुरू कर दिया। अव्वा जो थी दादी वो इनकी पहली स्टूडेंट थी और बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। जो भी होमवर्क मिलता था वो पूरा करती थी। रीडिंग, हर एक शब्द को रिपीट करना, बार बार उसको लिखना, रिसाइट करना, ये सब वो पूरे तरीके से करती थी। सुधा मूर्ति कहती हैं कि मैं एकमात्र उनकी टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी और कौन जानता था कि मैं बड़ी होकर कंप्यूटर साइंस में बच्चों को पढ़ाऊंगी और वो भी सैकड़ों बच्चों को। The Dasera festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time. My grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. She gifted me a frock. Then she did something unusual. She bent down and touched my feet. I was surprised and taken aback. Elders never touch the feet of youngsters. We have always touched the feet of God, elders, and teachers. We considered that as a mark of respect. It was a great tradition, but today the reverse had happened. It was not correct. अब दशहरा का दिन आ गया था। दशहरा का जो पर्व था वो आ गया था और उस समय तक काशी यात्रे जो नोवेल था वो भी पब्लिश हो चुका था। तो सुधा मूर्ति ने काशी यात्रा जो नोवेल था वो अपनी दादी के लिए खरीद लिया और अपनी दादी को गिफ्ट किया। दादी ने इनको एक फ्रॉक गिफ्ट में दी और फिर एक बड़ी ही अजीब सी घटना हुई। दादी ने सुधा मूर्ति के पाँव छुए। ये देखकर सुधा मूर्ति काफ़ी घबरा गई या सरप्राइज हो गई, चकित रह गई। घबरा जाता है बच्चा वैसे ही। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ क्योंकि हमारे समाज के अंदर बच्चे जो हैं वो अपने गुरु के, बड़ों के पैर जरूर छूते हैं, लेकिन कोई बड़ा जो है वो किसी यंगस्टर के, किसी बच्चे के पाँव छूता हुआ आज तक नहीं देखा गया है। ये हमारे ट्रेडिशन के खिलाफ है। She said, I'm touching the feet of a teacher, not my granddaughter. A teacher who taught me so well, with so much affection that I can read any novel confidently in such a short period. Now I am independent. It is my duty to respect a teacher. Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? दादी ने कहा कि मैं अपनी ग्रैंड-डॉटर, अपनी पोती के पाँव नहीं छू रही हूँ, मैं अपनी टीचर के पाँव छू रही हूँ। मैं उस टीचर के पाँव छू रही हूँ जिसने बड़े ही प्यार से, बड़ी ही संवेदनशीलता से मुझे पढ़ाया, बड़े ही शॉर्ट पीरियड में मुझे पढ़ने लिखने के लिए तैयार कर दिया। आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूँ और ये तो हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि अपने टीचर की रिस्पेक्ट करो, फिर भले वो कोई भी जेंडर हो या फिर कोई भी एज का क्यों ना हो। I did return namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. She opened it and read the title Kashi Yatre by Triveni and the publisher's name immediately. I knew then that my student had passed with flying colors. सुधा मूर्ति जो कि अपनी दादी के लिए नोवेल लेकर आई थी, उन्होंने भी, दादी ने जब उनके पाँव छुए तो सुधा मूर्ति ने भी उनको नमस्कार किया, उनके पाँव छुए और उनको ये गिफ्ट दे दिया। दादी ने उस गिफ्ट को खोला और खोलते ही जो टाइटल था बुक का पढ़ा, काशी यात्रे बाय त्रिवेणी, और पब्लिशर का नाम भी तुरंत पढ़ लिया। और ये देखते ही सुधा मूर्ति समझ चुकी थी कि मेरा स्टूडेंट जो है, मेरी जो स्टूडेंट है वो पास हो चुकी है।
had passed with flying colors, यानी कि दादी जो थी, जो कि पहली स्टूडेंट थी सुधा मूर्ति की, वो पास हो चुकी। तो इस कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार से उम्र जो है वो आपको कहीं नहीं रोक सकती। अगर आप चाहें तो कभी भी कोई भी राह जो है मुश्किल नहीं होती।